वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज जो प्रैक्टिस सेट यानी आज जो हम यूनिट कवर करेंगे वो हमारी 9 यूनिट होगी। अगर हम बात करें परीक्षा की तो ये हमारी जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा जिसका 17 तारीख को एग्जाम है, यानी 17/10 को आपका एग्जाम है। तो कुछ ही समय नज़दीक है, बट इसकी 32 यूनिटों को हमें कवर करना है क्योंकि यूनिटों से बाहर कुछ भी नहीं है। सामाजिक अध्ययन आपका एक सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट। और आपको बता दें कि इसमें 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। आपका लैंग्वेज है, सामाजिक अध्ययन है और साइंस है। जिस भी अटेम्प्ट को आप करें उसको ओएमआर सीट में ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि जब फॉर्म फिल करवाए गए हैं तब इनमें आपको सब्जेक्ट चॉइस भरने को नहीं दिया था। तो जो आप ओएमआर सीट में फिल करेंगे वही क्या होगी, आपकी सब्जेक्ट चॉइस होगी। तो उसको भरना ना भूलिएगा, क्योंकि वहाँ से ही आपका कट ऑफ निर्धारित होगा। तो चलिए सामाजिक अध्ययन की बात करते हैं। आज हम देखते हैं तो यूनिट हमारी 9 है और उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो यूनिट 9 है उसका जो टॉपिक है यानी यूनिट का नाम है वो है मुगल साम्राज्य, संस्कृति और पतन। ठीक है, पूरा मुगल साम्राज्य को हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों के माध्यम से देखेंगे, क्योंकि पेपर में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों की अगर विशेषता की बात की जाए तो इसमें वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बन सकते हैं। ठीक है, तो यानी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन चल रहा है। अगर आप 2-4 नंबरों से भी रहते हैं तो ये क्या है आपके लिए एक मतलब बूस्ट की तरह होगा, क्योंकि इसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों की ही केवल आपको श्रृंखला कराई जा रही है जो रिपीटेड तथा जिनके आने की प्रबल संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एक मोटिवेशन कोट के साथ, जो आपको क्या करेगा, ऊर्जावान रखेगा तथा दूसरों से और बेटर करने के लिए आपको प्रेरित करता रहेगा। ठीक है, हारा वही है जो लड़ा नहीं है और आप हार नहीं सकते, ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इन बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता था, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो किसको कलंदर कहा जाता था, तो वो हमारा है बाबर। क्योंकि बाबर को इसलिए कलंदर कहा जाता है क्योंकि बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को क्या करा था, एक एक चांदी का सिक्का दान में दिया था। और किस विजय के उपलब्ध में, तो याद रखिएगा पानीपत की प्रथम युद्ध के विजय के उपलब्ध में। जो पानीपत का प्रथम युद्ध है बहुत पूछा जाता है, तो उसकी सन है 1526। ठीक है, क्योंकि इसी में क्या हुआ था, बाबर विजय हुआ था और इसी ही युद्ध से ही क्या हुआ, इतिहास की शुरुआत हो गई मुगल साम्राज्य की। अपनी उदारता के कारण इसे कलंदर भी कहा जाता है। बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। बाबर ने ही, ध्यान रखिएगा, साम्राज्य का कौन है, ये संस्थापक है, क्योंकि इसी युद्ध से मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी भारत में। ठीक है, बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक है। बाबर ने ही सर्वप्रथम सुल्तान की परंपरा को तोड़कर स्वयं को बादशाह घोषित किया था। अगर क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है कि सुल्तान की परंपरा को किस मुगल सम्राट या मुगल बादशाह ने तोड़ा, तो वो था हमारा बाबर बादशाह। याद रखिएगा, किसकी परंपरा को तोड़ दिया इसने, तो वो है सुल्तान से बाबर। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बादशाह। ठीक है, सुल्तान की जो परंपरा थी उसको तोड़कर इसने बादशाह, बासे बाबर और बासे बादशाह, याद रखिएगा बादशाह शब्द किसने जोड़ा है, बाबर ने। महत्वपूर्ण है कि मार्च आपका 1527 में राणा को जिहाद का नारा दिया था। ठीक है, राणा जो था, राणा संगा के विरुद्ध युद्ध लड़े गए थे और खानवा के युद्ध में बाबर ने सैनिकों को किसका नारा दिया था, वो याद रखना है, जिहाद का नारा। जिहाद का भी नारा किसने दिया है, हमारे बाबर ने दिया है। किसी युद्ध के दौरान दिया है, तो याद रखिएगा राणा संगा के विरुद्ध युद्ध लड़ा गया था जिसको बोलते हैं खानवा का युद्ध, और जिसकी सन है ये 1526 है, वो 1527 है। ठीक है, पख चख इस तरह से याद करते हैं। 1526 क्या है, खानवा का युद्ध। 15 माने पानीपत का युद्ध 1526, 1527 खानवा का युद्ध। इस तरह से आपको याद रखना है कि 1500 आपका 26 है, वो हमारा है पानीपत का युद्ध। ठीक है, 1500 अगर 27 की बात की जाए तो वो हमारा है खानवा का युद्ध। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था, तो राजा राम मोहन राय को दूत के रूप में अकबर सेकंड ने भेजा था। इन्हीं ने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। याद रखिएगा, अकबर सेकंड ने ही राजा राम मोहन राय को अकबर की उपाधि दी थी। और कब भेजा था, तो याद रखिए 1930 में। अगर सन याद रखनी हो तो वो हमारी 1930 में।
ठीक है। अगर सती प्रथा जो आपकी प्रथा थी उसका उन्मूलन किसने किया, यानी जिसने उसको समाप्त करने का प्रयास किया या करवाया, तो वो थे राजा राममोहन राय। नेक्स्ट चलते हैं। आपके आगे ये डेटें दी गई हैं, इन्हें क्या करना है, सुमेलित करना है। तो आपका जो कूट बनेगा वो निश्चित करना है। तो आपका यहाँ पे रहेगा चौसा का युद्ध। तो चौसा का युद्ध जो हुआ था 1539 में। फिर आया आपका घाघरा का युद्ध। तो घाघरा का जो युद्ध हुआ है वो हमारा है 1529 में। ठीक है। फिर है कन्नौज का युद्ध। तो कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में। अब बचा हल्दी घाटी। तो हल्दी घाटी 1576 में। तो इस तरह से आपकी एक कूट बनेगी और आपको क्या करना है कि इस कूट के अकॉर्डिंग राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा हमारा सी। नेक्स्ट चलते हैं। शेरशाह ने हुमायूं को परास्त किया था। तो हुमायूं कौन से युद्ध में, यानी शेरशाह से हारा था। तो इस तरह से इसे समझ लीजिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा चौसा का युद्ध। काफी महत्वपूर्ण हो जाता है इतिहास में चौसा का युद्ध, क्योंकि क्या हुआ था, हुमायूं इसमें पराजित हुआ था और शेरशाह इसमें विजय रहा था। तो चौसा का युद्ध क्या है, 1539, 1539। नेक्स्ट चलते हैं। औरंगजेब ने लगभग 25 वर्ष दक्कन में बिताए, क्योंकि तो क्यों बिताए उसने अपने 25 साल दक्कन में, तो इसलिए बिताए थे कि वह क्या कर रहा था, मराठा विस्तार पर नियंत्रण करना चाहता था। क्योंकि मराठा अपना विस्तार कर रहे थे, यानी अपने साम्राज्य को फैला रहे थे, जबकि आपका औरंगजेब चाहता था कि ये क्या हो, संकुचित हो जाए, यानी इनका साम्राज्य कैसे भी फैले नहीं। और शाहजहां के द्वारा क्या हुआ था, औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार भी नियुक्त किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, शाहजहां के द्वारा औरंगजेब को कहाँ का, दक्कन का कौन नियुक्त किया गया था, सूबेदार नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर का समकालीन शासक था। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा फारस के शाह अब्बास प्रथम। ये अकबर के समकालीन थे, यानी इधर अकबर साम्राज्य कर रहा था, तो आपका फारस शाह अब्बास मुगल शासक अकबर का समकालीन था, तथा अकबर के साथ उसके मित्रतापूर्ण संबंध थे। नेक्स्ट चलते हैं। मुगल साम्राज्य का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो आपको पता है सबको, जिसने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, वो तो बहादुर शाह जफर सेकंड थे। ठीक है, इन्होंने 1857 की क्रांति में दिल्ली से सैनिकों का नेतृत्व किया था। और लखनऊ से आप बताएंगे किसने नेतृत्व किया 1857 की क्रांति का, क्योंकि बहुत पूछा जाता है लखनऊ से नेतृत्व करने वाले या बाली। और उसके बाद क्या हुआ था, सैनिकों का नेतृत्व किया, अंग्रेजों द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और रेंगून यानी बर्मा में इन्हें भेज दिया गया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। क्योंकि ऐसा कौन सा मतलब पूछा जाता, मुगल शासक था जिसे भारत में क्या हुआ था, मृत्यु प्राप्त नहीं हुई थी। तो याद रखिएगा, ये है बहादुर शाह जफर सेकंड, इन्हें रेंगून भेज दिया गया था। रंगून क्या था उस समय, आज का वर्तमान का बर्मा, याद रखिएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ एक क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा मुगल बादशाह था जिसे भारत से बाहर भेजा गया अंग्रेजों के द्वारा। तो था रंगून, रंगून भेजा गया बहादुर शाह सेकंड को। खानवा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। तो वो है बाबर तथा राणा संगा, इनके बीच खानवा का युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध की बात करें तो इसमें बाबर तथा मेवाड़ का शासक राणा संगा के बीच क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, जो 17 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये 17 मार्च याद रखिएगा, 17 मार्च 1527 ईस्वी में क्या हुआ था। इसी युद्ध में बाबर विजय रहा था। याद रखिए, खनवा ही के युद्ध में उसने किसका नारा दिया है, जिहाद का। ठीक है, बाबर ने किसका नारा दिया है खानवा के युद्ध में, वो हमारा है जिहाद। और जिहाद का मीन्स क्या बताया जाता था उस समय, धर्म युद्ध। ठीक है, तो आपको पता है वैसे युद्ध में और धर्म युद्ध में दोनों में ही क्या होता है, व्यक्ति की एनर्जी का लेवल अलग अलग हो जाता है। बाबर और राणा संगा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध ये क्या क्या था, खानवा का युद्ध
तो यहाँ पे बाबर और राणा संगा के बीच क्या 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में बाबर विजयी रहा। ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में। आपका है चंदेरी का युद्ध तो 1528 में। और आपका है कन्नौज का युद्ध तो 1540 में। तो इस तरह से ये काफी युद्ध महत्वपूर्ण है, इनकी सन भी काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे पानीपत का युद्ध पूछा है इसमें, तो वो हमारा रहेगा, अगर डेट वाइज पूछ लें क्योंकि अब डेट का ट्रेंड है, तो 21 अप्रैल, आपकी 21 अप्रैल 1526। ठीक है। फिर आपका दूसरा युद्ध हो गया, वो हमारा हो गया यहाँ पे चंदेरी का युद्ध। तो चंदेरी के युद्ध की बात की जाए तो ये हमारा 29 जनवरी और आपका 1528, ये हमारा चंदेरी का युद्ध। अब कन्नौज के युद्ध की बात करें तो कन्नौज का युद्ध जो रहता है वो रहता हमारा 17 मई आपका 1540। इस तरह ये काफी महत्वपूर्ण है। खानवा का युद्ध आपको पता ही है कि ये क्या है 1527। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अकबर के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया 1577 से 78 ईस्वी में, तो उस समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा महाराणा उदय सिंह। उस समय महाराणा उदय सिंह कौन थे? चित्तौड़ के शासक थे। इनकी माता का नाम बताएं तो इनकी माता का नाम कर्णावती तथा पिता का नाम महाराणा संगा था। इसी युद्ध में मुगल बादशाह अकबर की विजय हुई थी, जिसे चित्तौड़ क्या कहते हैं? चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण या चित्तौड़ युद्ध कहा जाता है। बक्सर की लड़ाई हुई थी, ये काफी इंपॉर्टेंट है और बड़े से छोटे एग्जाम तक पूछा जाता, बट अब इसकी क्या पूछी जाने लगी है? मंथ भी पूछा जाने लगा है। तो बक्सर की जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी हमारी, ऑप्शन रहेगा आपका डी। तो यहाँ पे कब हुई थी? तो याद रखिएगा 22 अक्टूबर। काफी अहम हो जाता है 22 अक्टूबर। तो 22 अक्टूबर को क्या हुई थी? बक्सर की लड़ाई हुई थी आपका 1764 ईस्वी में। अकबर का प्रशासक कौन था? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा बैरम खां था, अकबर का प्रशासक। बैरम खां के ही नेतृत्व में क्या हुआ था? अकबर ने प्रथम युद्ध लड़ा था अपनी गद्दी पे बैठने के बाद ही। ये क्या था? अकबर का वकील तथा अकबर का संरक्षक भी कहा जाता है बैरम खां को, याद रखिएगा, क्योंकि ये नहीं पूछा जाता प्रशासक कौन था, जबकि ये पूछा जाता अकबर का संरक्षक कौन था, तो वो था बैरम खां। ठीक है। अकबर बैरम खां के संरक्षण में ही अकबर ने 1556 से 60 ईस्वी तक शासन किया था। 1556 से और 60 ईस्वी तक क्या किया था? इसने शासन किया था। बैरम खां को खाने खान की उपाधि से विभूषित किया गया है। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी कविताएं और विचारों को पंचवाणी और बीजक में संरक्षण किया गया है? तो बासे याद रखिएगा, बीजक और बासे आपका है कबीर। ठीक है। तो यहाँ पे संत कबीरदास की उसमें किताब में रखा गया है। 1300, इसके अगर सन पूछी जाए तो आपकी क्या है? आपकी 1398 ईस्वी है। इनका जन्म जो हुआ था वह वाराणसी लहरतारा में हुआ था। ठीक है। और सन क्या है उनकी? 1398, क्योंकि बहुत विवादित कारण बताया जाता है, तो आप याद रखिएगा, लगभग मानते हैं। रामानंद के शिष्य थे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बस याद रखने के लिए कि ये किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। उनकी अगर मृत्यु की बात करें तो महर में हो गई थी, वो हुई थी 1518 ईस्वी। नेक्स्ट चलते हैं। आरामबाग अधोलिखित किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बाबर। ठीक है। आरामबाग जो आज रामबाग है वो किसने बनवाया था? तो बाबर ने बनवाया था। मुगल कालीन आपकी स्मारक है। आगरा में मुगल कालीन जितनी भी स्मारक है उनका आपका अगर बता दें कि 99% किनकी है, वो मुगल कालीन स्मारक है। क्योंकि आगरा की स्थापना किसने की थी आप हमें बताएंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे पहले बता चुके हैं।
चलिए देख लेते हैं इसमें क्या राइट आंसर है। तो इसमें है बाबर, जिसको आज हमने रामबाग कर दिया है। वो था आराम बाग, क्योंकि बाबर ने अपने आराम करने के लिए बनवाया था, इसीलिए उसकी जो नक्काशी है यानी उस डिजाइन है वो इसी तरह से बनाई गई है कि केवल आराम का वो स्थान नजर आए। और भी बाग हैं जो बगीचे हैं उसने बनवाए थे, क्योंकि उसे बगीचों का बहुत शौक था बाबर को। तो कश्मीर का निसात बाग, पानीपत का काबुल बाग, बाग मस्जिद, और संभल की जामा मस्जिद, आगरा का मस्जिद, और आगरा की जो मस्जिद है वो भी किसने बनवाई है, बाबर ने बनवाई है। ठीक है। और अब्दुल बाकी द्वारा तैयार अयोध्या की बाबरी मस्जिद इत्यादि बाबर के काल में ही बनाई गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो याद रखिएगा। अब अब्दुल बाकी द्वारा तैयार अयोध्या की बाबरी मस्जिद, अयोध्या की बाबरी मस्जिद किसने बनवाई है, बा से बाबर और बा से बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद पूछा जाता है बहुत, तो वो किसने बनवाई है, बाबर ने बनवाई है। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अकबर। ठीक है, क्योंकि दीन ही इलाही क्या था आपका, एक धर्म था, और इसे इसे तौहीद ए इलाही भी कहा जाता है। याद रखिएगा, एक और इसका नाम है, वो हमारा है इसका नाम आपका तौहीद। ठीक है, बाद बाकी सब सेम है। तौहीद ए इलाही भी कहा जाता है इसी धर्म को। तो हो सकता है दीन इलाही ना आकर, क्योंकि दीन इलाही बहुत बार आ चुका है, तो तौहीद ए इलाही आ जाए, तो इसको भी किसने धर्म को चालू किया, तो वो हमारा अकबर। क्योंकि अकबर क्या करना चाहते थे, सारे धर्मों की कुछ विशेषताओं को लेकर एक नया धर्म बनाना चाहते थे, ऐसा धर्म जिसमें सभी धर्मों की विशेषता मौजूद हो। और इसका मूल आधार क्या था, केशवरवाद या बहुदेवतावाद की झलक इसमें मिलती है, क्योंकि सभी धर्मों को एक करने की कोशिश, यानी सभी धर्मों की विशेषताओं को लेकर एक ऐसा धर्म बनाने की कोशिश जिसमें सबको लगे कि ये मेरा धर्म है, ये मेरा धर्म है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, अकेश्वरवाद की भी संज्ञा दी जाती है, या इसका मूल आधार क्या है, अकेश्वरवाद है, यानी एक ईश्वर में विश्वास करने वाला। और इसमें क्या था, बहुदेव की झलक मिलती है। नेक्स्ट चलते हैं। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था, तो आपका जो इबादत खाना है वो है हमारा फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी की बात करें तो इसी में जोधा महल है, इसी में क्या है आपका, अकबर ने यहाँ पे जोधा महल भी बनवाया है। और यहाँ पे बात करें हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में है, आगरा का किला, जहांगीर महल जो आगरा में है, और आपका है पंचमहल जिसको हवा महल कहते हैं, ये सभी अकबर की बनाई हुई इमारतें हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है जो आपका इबादत खाना है, क्योंकि ये क्या है, दार्शनिक और धर्म शास्त्रीय विषयों पर वाद विवाद करने के लिए राजधानी फतेहपुर सीकरी में 1575 में बनवाया गया था। कब बनवाया गया था, 1575 में बनवाया गया था। ये आपका है इबादत खाने की स्थापना करवाई गई थी। अकबर प्रारंभ में इबादत खाने में केवल इस्लाम धर्मोपदेशों को ही आमंत्रित करता था, किंतु क्या हुआ था, 1577 में इसने क्या किया कि उनमें सभी विद्वानों को आमंत्रित करना चालू कर दिया, जितने भी धर्म के विद्वान थे सबको। और 1500 आपका 82 में क्या हुआ था कि अकबर ने इबादत खाने को बंद करवा दिया। अकबर कालीन जो इमारतें थी जो अभी हमने बता दी थी, तो ये सभी क्या है, अकबर की समकालीन इमारतें हैं। दिल्ली के लाल किले में मोती का जो मस्जिद है उसे देखते हैं कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा औरंगजेब। ये काफ़ी पूछा जाता है कि मोती मस्जिद कहाँ है, तो दिल्ली के लाल किले में है। ठीक है, किले के अंदर कहाँ है, मस्जिद है, तो दिल्ली के लाल किले में क्या है, मोती मस्जिद है, जिसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। और मस्जिदों की यहाँ पे बात कर लेते हैं, जैसे आपकी यहाँ पे है लाहौर की मोती मस्जिद, जिसका निर्माण यहाँ पे जहांगीर ने किसका निर्माण करवाया है, वो है लाहौर की मोती मस्जिद। ठीक है, याद रखिएगा, लाहौर की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है, जहांगीर ने।
ठीक है, लाहौर की मोती मस्जिद का निर्माण जहांगीर ने करवाया है। और यहाँ पे आपका शाहजहां, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? शाहजहां ने करवाया है, जिसको आगरा फिर मोती मस्जिद, तो ये पूरा है ये। और बात करें उसकी कि दिल्ली की मोती मस्जिद का, तो वो हमारा है औरंगजेब। नेक्स्ट चलते हैं। तानसेन दरबारी गायक थे, तो आपको सबको पता है कि तानसेन किसके दरबारी गायक थे? तो अकबर के थे, जिनके गाने से क्या होते थे? आपके कंठाभरण या वाणी विलास की उपाधि जिन प्रदान की थी। ठीक है, तानसेन को किसने, अकबर ने क्या करा था? कंठाभरण, याद रखिएगा। किस, क्योंकि ये गाते थे तो व्यक्तियों के क्या हो जाते थे? कंठ भर आते थे। तो आपका है कंठा अम, भरण की उपाधि किसने दी है? अकबर ने दी है तानसेन को। और आपकी वाणी विलास की भी उपाधि अकबर ने ही तानसेन को दी है। ये ध्रुपद गायक के शीर्ष गायक थे। ठीक है, कौन से पद गायन के थे? तो ध्रुपद। याद रखना, ये बहुत पूछा जाता है कि ये कौन से गायन के थे? तो आपका है ध्रुपद। ठीक है, ध्रुपद गायन के थे। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो संगीत सार, रागमाला, बुद्ध प्रकाश आदि इनकी रचना है। तानसेन रुद्र बीणा नामक वाद्य यंत्र की खोज की थी। ये तानसेन ने किसकी खोज की थी? तो वो हमारा है, तानसेन ने जिसकी खोज की थी वो हमारा है आपका रुद्र बीणा। ठीक है, रुद्र बीणा वादन था, बजाने वाला, उसकी खोज की थी, वाद्य यंत्र। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुगल चार भाग का एक स्थल नहीं है? तो यानी सारे स्थल हैं बट एक स्थल नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका है इब्बत उल इस्लाम मस्जिद, ये नहीं है। जबकि लाल महल बारी, हुमायूं का मकबरा, शालीमार बाग, ये सारे हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है मुगल चार बाग का एक स्थल नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है नहीं देखी या नहीं है, तो वो भी इब्बत उल इस्लाम मस्जिद। तो यहाँ पे बात की जाए कि ये किसकी है, तो ये चारबाग शैली का स्थल नहीं है। मुगल चारबाग से स्थल कौन कौन से हैं? वो हुमायूं के मकबरे का चारबाग दिल्ली में है, कश्मीर में शालीमार बाग का सीढ़ीदार चारबाग, ये क्या है आपका? शालीमार येरा, ये कश्मीर में है। ठीक है, ये कैसा है? आपका सीढ़ीदार है। और लाल महल बारी यानी ये राजस्थान में है। तो ये कहाँ पे है? आपकी राजस्थान में है। और इसकी बात की जाए तो ये चार भाग के आपका तटीय भाग के रूप में अपनाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है, तो किसका मिश्रण है? वो फारसी व भारतीय शैलियों का। ठीक है, इन दो का मिश्रण है ये। तो मुगल कालीन जो वास्तुशिल्प है वो फारसी और भारतीय शैलियों के मिश्रण है। इस वास्तुशिल्प का उदाहरण कौन है? वो है हमारा मेहराब, आपका है गुम्बद, हाँ आपका हाजल यानी सभा, और बुर्ज आदि है। नेक्स्ट चलते हैं। काफी इम्पोर्टेंट है। विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? तो विश्व शांति एक ही मुगल शासक था जिसने आगे बढ़ाया, वो था अकबर। क्योंकि अकबर ने ही सभी धर्मों की जो सभा थी, जिसे दीन इलाही कहा गया, उसका भी आयोजन किया। बट अकबर की जो महारानियां थी वो अलग अलग धर्म से थी। ठीक है, ज्यादातर है उसमें जो जोधाबाई हैं, यानी जोधा आपकी जो मेवाड़ के राजा थे उनकी तरफ से जो था, तो वहां से आपको ज़्यादा मिलता है। यानी इनकी जो रानियां थी उनमें हिंदू और मुसलमान दो ही धर्मों के अधिक इन्होंने समावेश मिलता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या करा है आपका से जो सिकंदरा पे अकबर का मकबरा है, उसमें जोधा के लिए धार्मिक यानी हिंदू धर्म का एक छोटा सा मंदिर है, जिसको आज आप भी देख सकते हैं। तो ये क्या थे कि ये विश्व शांति के उन्होंने प्रचार किया, दीन इलाही धर्म की स्थापना करके। और जिसको क्या करा था 1582 ईस्वी में। साथ ही धार्मिक वैमनस्य को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कदम भी उठाया। तो इसीलिए चलिए शाहजहां द्वारा दीवाने आम बनवाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है? तो दीवाने आम की अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या था? प्रजा में संतोष, बेहतर शासन में
में सहायक करता है। और दूसरा इसमें जो माना जाता है वो माना जाता है राजा का न्याय छोटे बड़ों को एक समान मानता है, क्योंकि दीन इलाही का अर्थ भी यही होता है कि राजा का न्याय छोटे बड़े सभी को एक समान मानता है और प्रजा में संतोष बेहतर शासन में सहायकता करता है, क्योंकि अगर प्रजा असंतोष होगी तो बेहतर शासन हो ही नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे शाहजहां द्वारा निर्मित नहीं कराया गया है, यानी बाद बाकियों को करा गया, किसे नहीं करा गया, तो आपको पता है बुलंद दरवाजा, इसको शाहजहां के द्वारा निर्मित नहीं करवाया है। ताजमहल शाहजहां का है, दिल्ली का जामा मस्जिद, दिल्ली का लाल किला सब शाहजहां का है, जबकि आगरा का लाल किला किसका है, अकबर का है, जहाँ पे अकबर को कैद भी रखा गया था। शाहजहां द्वारा निर्मित प्रमुख स्थापत्य कला में क्या क्या है, ताजमहल है, दिल्ली का लाल किला है और दिल्ली की जामा मस्जिद है। ठीक है, बुलंद दरवाजा किनका निर्माण मुगल बादशाह अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में करवाया गया था। बुलंद दरवाजा कहाँ है आपका, फतेहपुर सीकरी है। यहीं पे आपका जोधा महल है जो काफी पूछा जा चुका है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में है जो अकबर के द्वारा बनवाया गया है। हुमायूंनामा किसने लिखा है, तो हुमायूंनामा जो लिखा है वो लिखा है गुलबदन बेगम ने। ठीक है, हुमायूंनामा की रचना की थी हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम के द्वारा की गई है। हुमायूंनामा किसके द्वारा है, गुलबदन बेगम जो हुमायूं की बहन थी। अब्बुल फजल के द्वारा आईने अकबरी। ठीक है, अब्बुल फजल जो है उन्होंने किसकी रचना की है, वो हमारा है आईने अकबरी। ये भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो इन्होंने की है आईने अकबरी। ठीक है, आईने अकबरी की रचना किसने की है, तो वो हमारा अब्बुल फजल ने। और तथा अकबर नामा को भी किसने लिखा है, वो हमारा अब्बुल फजल। ठीक है, अकबर नामा भी किसकी है, वो भी हमारी अब्बुल फजल की। और बदायूं की प्रमुख रचना कौन सी है, वह हमारी आपका है मुतखब उल तवारिख। ठीक है, जो इसमें जो बदायूं है इनकी कौन सी रचना है, तो इनकी काफी रचना है, तो वो हमारी है आपका है मुक्त। ठीक है, मुक्त खब, याद रखिएगा इसलिए ओस्लो लिखा जा रहा है, खब उल, क्योंकि काफ़ी डिफिकल्ट वर्ड होते हैं ये, तो एग्जाम टाइम में याद नहीं रहते। तवारिख। ठीक है, तारीख से इसे याद रख सकते हैं, तो किसने लिखी है, वो बदायूं ने लिखी है। नेक्स्ट चलते हैं। 18वीं शताब्दी में किस मुगल राजकुमार ने पटना का नाम बदलकर अजीमाबाद कर दिया, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा कौन सा मुगल बादशाह था, तो वो था आपका है अजीम शान। ठीक है, अजीम मुसान, जो अजीम मुसान थे उन्होंने उसका नाम आजिमाबाद कर दिया, अपने नाम से उसे जोड़ दिया। ठीक है, ये कब किया गया, तो ये 18वीं शताब्दी में मुगल राजकुमार अजीम मुसान ने पटना का नाम बदलकर अजीमाबाद कर दिया। अजीम मुसान अंग्रेज औरंगजेब का पौत्र था तथा 1703 में पटना का गवर्नर बनाया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है कि इन्हें 1703 में क्या हुआ था, पटना का गवर्नर बनाया गया था। फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, तो आपका नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो आपको याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, तो वो जाती है सर आपका यदुनाथ सरकार की। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मुगल सम्राट अकबर ने दरबार के 9 रत्नों में निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो आपका 9 रत्नों में कौन नहीं है उसके दरबार में, तो आपका है बैरम खां। ठीक है, 9 रत्नों में नहीं थे, बैरम खां कौन थे, इनके संरक्षक थे, याद रखिएगा। जबकि 9 रत्नों में कौन कौन थे, तो आपका याद रखना फैजी भी था, अब्बुल फजल भी था, मान सिंह भी था, तानसेन भी था, टोडरमल भी था और अब्बुल फजल के बाद आपका रह जाता है आपका अब्दुल रहीम, जिन्हें खाना खां की उपाधि दी गई थी, याद रखिएगा। आखी मुखाम था और मुल्ला दो प्याजा था। ठीक है, मुल्ला दो प्याजा था। बैरम खान कौन था, तो याद रखिएगा संरक्षक और वकील या फिर प्रधानमंत्री था। मुगल शासक प्रणाली में दीन ए तन नामक अधिकारी क्या कार्य था, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो याद रखना है कि उसका क्या कार्य था। उसके कार्य की बात की जाए यहाँ पे, तो उसका जो कार्य रहेगा वो है वेतन संबंधी मामलों को देखना।
ठीक है, वो क्या करता था, वेतन संबंधी मामले देखता था। दीन तन, तन माने याद रखना धन, ठीक है, तन से क्या बन जाएगा धन, और धन कौन देखता था, तो दीन है तन, ठीक है। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं काफी लंबे समय तक। तो दीन है तन नामक अधिकारी मुगल काल में प्रमुख वित्त से संबंधित अधिकारी था, जो क्या करता था, आपका जहांगीरों व वेतन संबंधी विभागों में देखभाल करता था। नेक्स्ट चलते हैं। शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है फिरदौसी के द्वारा लिखी गई है। अगर फिरदौसी की बात करें तो इसने क्या है, फारसी भाषा में शाहनामा पुस्तक की रचना महमूद गजनवी के दरबारी लेखक फिरदौसी के द्वारा किया गया है। तो कौन था, महमूद गजनवी का दरबारी कवि था। भारत में चारवाक शैली के प्रवर्तक थे, तो आपको याद रखना है कि चारवाक शैली के प्रवर्तक कौन है, तो केवल और केवल मुगल साम्राज्य के जो शासक थे उन्होंने ही चारवाक शैली में बागों का निर्माण करवाया था, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था बाबर के टाइम पे। तो ये प्रवर्तक मुगल थे तथा हुमायूं के द्वारा इसे बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया था। यानी किसके शासन काल में चारवाक शैली को विकसित अधिक किया गया, जिसका जिसका विस्तार अधिक किया गया, तो वो था हुमायूं, याद रखिएगा, ठीक है, हुमायूं के शासनकाल में ऐसा हुआ। नेक्स्ट चलते हैं। मुगल कालीन कला के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा इसमें क्या, कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी यानी 1585 में ईसवी के बाद बनवाई, ठीक है। असत्य पूछ रहा है तो असत्य केवल एक ही कोटेशन है आपकी 31 में, तो वो हमारे बी है, बाद बाकी सब सत्य है। यानी बीजापुर में इब्राहिम रोजा है, याद रखिएगा। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, जहाँ पे ही क्या है, आपकी जोधा के लिए मंदिर है छोटा सा। शाहजहां ने दिल्ली में सख्त ताउस बनवाया था, वो शाहजहां ने दिल्ली में तख्ते ताउस बनवाया था, ये भी सही कथन है। तो आपका जो राइट और रॉन्ग आंसर है, तो रॉन्ग कथन जो है तो वो हमारा है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में 1585 ईस्वी के बाद बनवाई। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपको पता ही है कि बी हो गया, क्योंकि नेगेटिव पूछा गया है। तो यहाँ पे फतेहपुर सीकरी की बात करें तो इसकी स्थापना मुगल बादशाह अकबर ने, ठीक है, अकबर ने कब करवाई है, 1573 में, क्योंकि यहाँ क्या दे दिया है 1585, जबकि 1573 में क्या करी गई है, इसकी स्थापना करी गई है। बीजापुर में इब्राहिम लोजा का निर्माण इब्राहिम आदिल शाह सेकंड ने करवाया था, ठीक है। बीजापुर में जो है इब्राहिम रोजा का निर्माण किसने करवाया है, तो याद रखिएगा वो हमारा है रोजा का निर्माण इब्राहिम, क्योंकि नाम से ही पता पड़ रहा है, तो आपका इब्राहिम आदिल शाह, ठीक है, इब्राहिम आदिल शाह के द्वारा, शाह सेकंड के द्वारा करवाया गया था। इब्राहिम आदिल शाह सेकंड। नेक्स्ट चलते हैं। आपका है आपका आपका जो इसमें है थी या थे, तो आपका है युरा क्या थी या थे, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो थे भवनों को सजाने की शैली। जो आपको नाम दिख रहा है वो क्या की थी, केवल भवनों को डेकोरेशन करने की शैली थी, क्योंकि इसमें क्या था कि ये आपका पित्रायुरा भवनों को सजाने की एक शैली है। इसे दक्षिण एशिया में प्राचीन कैरी के नाम से भी जाना जाता है, तो जो पत्थरों को नक्काशी करने में संबंधित थी। भारत में आपका पित्रायुरा का प्रथम प्रयोग एतमाद-दौला के मकबरे में किया गया है। आप ध्यान से देखिएगा, जो एतमाद-दौला का मकबरा है ना, वो पूरा पत्थरों से नक्काशी है, तो जो नक्काशी हो रही है उसको ही बोला जाता है, पत्थरों की नक्काशी को आपका है पित्रायुरा, पित्रा आपका द्यूरा, याद रखिएगा। पत्थरों की नक्काशी को अगर फॉर एग्जाम्पल देखें तो वो कौन सा है हमारा, एतमाद-दौला का मकबरा। किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था, तो बुलंद दरवाजा जो बनवाया था वो अकबर ने बनवाया था फतेहपुर सीकरी में। और किस उपलक्ष्य में बनवाया था, तो याद रखिएगा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था आपका बुलंद दरवाजा, यानी 1573 ईस्वी में।
जो फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाता। यह दरवाजा क्या है, याद रखना ये कैसा दरवाजा है, तो ये दरवाजा है आपका आपका है अर्ध, ये क्या है, अर्ध, याद रखिएगा। ये दरवाजा कैसा है, वो हमारा है अर्ध, ठीक है, अर्ध गुम्बनुमा होते हैं, इसी तरह गुम्बदीय, ठीक है, अर्ध गुम्बदीय है। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा सूफी संत सम्राट अकबर के दरबार में था। तो आपका सूफी संत की बात की जा रही है, तो यहाँ पर कोई भी नहीं था अकबर के दरबार में। अगर बात की जाए तो शेख सलीम चिश्ती क्या थे, अकबर के शासन काल में थे तथा उनका ही निवास स्थल कहाँ था, फतेहपुर सीकरी में था। इन्हीं के आशीर्वाद से सलीम यानी जहांगीर का जन्म हुआ था। अकबर की राजस्व व्यवस्था उसके अधिकार के नाम से जानी जाती है, उसका नाम है, तो उसकी जो राज व्यवस्था है वो उसके अधिकारी के नाम से जानी जाती है, तो वो हमारा है टोडरमल। दीवान राजा टोडरमल के नाम से जानी जाती है। टोडरमल ने क्या करा था, तहसाला पद्धति को शुरुआत की थी और यह अकबर के काल की महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, ताजमहल का निर्माण किस शासन के काल में किया गया था। तो हमारा जो ताजमहल है, तो वो राइट आंसर जो है वो हमारा है जहांगीर, ठीक है, जहांगीर के द्वारा कराया गया था। ताजमहल कला जगत की क्या है, अनुपम देन है, जिसका निर्माण शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी क्या था, मुमताज महल की स्मृति में किया था। कब किया था, तो याद रखिएगा 1631, ठीक है, 1631 में ताजमहल का निर्माण शुरू किया गया और 22 वर्ष इसमें क्या था कि 22 वर्षों बाद क्या हुआ, 9 करोड़ की लागत से इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। तो कब इसका निर्माण शुरू किया गया, तो 1631 में। इसमें हमें 22 वर्ष ऐड कर देने, यानी 22 वर्ष बाद 9 करोड़ की लागत से इसका निर्माण पूरा हो सका। नेक्स्ट चलते हैं, आपका है आईने अकबरी में अब्दुल फजल ने मनसबदारों की कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो आपके मनसबदारों की कितनी श्रेणी है, तो वो हमारी है 33 श्रेणियों का उल्लेख किया है आईने अकबरी की रचना में। अब्दुल फजल की बात की जाए तो इस पुस्तक में प्रशासन संबंधी बातों का उल्लेख किया गया है। इसमें मनसबदारों की आपकी 33 श्रेणियों का उल्लेख है। नेक्स्ट चलते हैं, किस मुगल बादशाह के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो आपका जो मुगल बादशाह था वो था अकबर, क्योंकि अकबर आपको पता है कि पढ़ने और लिखना दोनों ही अकबर की क्या थी, न आने वाली विशेषताएं थी, क्योंकि अकबर इतना कुछ कर गया वो भी बिना पढ़े लिखे, ठीक है। तो मुगल क्या था, मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, यानी हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग। शाहजहां के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, जबकि जहांगीर के शासनकाल और चित्रकला का स्वर्ण युग काल कहा जाता है, ठीक है। चित्रकला का जो क्या था, ऐसे समझिए इसे कि मुगल, आपका फिर रिपीट करते हैं, किस मुगल बादशाह के काल को हिंदी का साहित्य का, ठीक है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो वो हमारा है राइट आंसर जो रहेगा अकबर रहेगा। अब इसमें और भी नाम दे रखे हैं, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपका जो रहेगा स्थापत्य कला, ठीक है, आपका यहाँ पे कौन है, जहांगीर। जहांगीर के काल को क्या क्या कहा जाता है, तो स्थापत्य कला का स्वर्ण काल जहांगीर के शासन काल को कहा जाता है। और यहाँ पे जो आपका है, आपका अरे सॉरी, यहाँ पे जो जहांगीर है इसको कहा जाता है, आपका याद रखने है, चित्रकला का स्वर्ण युग। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके शासन काल में है, वो हमारा है आपके यहाँ पे शाहजहां के शासन काल में। और हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासन काल में है, तो वो हिंदी साहित्य का है अकबर के शासन काल में। नेक्स्ट चलते हैं, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है फतेहपुर सीकरी में। ये क्या है, मकबरा उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित फतेहपुर सीकरी में है। यह अकबर के समकालीन थे, ठीक है, शेख सलीम चिश्ती, याद रखिए, इन्हीं के आशीर्वाद से सलीम यानी जहांगीर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं,
निम्न में से किस राजवंश ने मध्यकालीन भारत में शानदार उद्यानों का निर्माण किया था? तो वो राजवंश जो था वो था हमारा मुगल। ठीक है, शानदार जो उद्यानों थे उनका निर्माण करवाया मुगल राजवंश के द्वारा किया गया। मुगलों के द्वारा क्या था, चार बाग पद्धति का भी विकास भी किया गया था। कुछ मुगल कालीन उद्यान में थे कश्मीर का निशांत बाग, लाहौर का शालीमार बाग और पंजाब की आपकी है तलहंडी का आपका है पिंजौर बाग। ठीक है, ये क्या है, ये सभी आपके शानदार बाग उद्यानों का निर्माण हुआ है। उद्यान याद रखिएगा, कश्मीर का है निशात बाग जो अभी हम रिपीट कर चुके हैं, लाहौर क्योंकि कश्मीर के निशात बाग की आने की प्रबल संभावना है, तो कश्मीर का निशात बाग, लाहौर का शालीमार बाग, पंजाब की तलहंडी का पिंजौर बाग। ठीक है, याद रखना ये तीनों ही बाग इस पर ही आधारित है, शानदार उद्यानों पर। मुगल साम्राज्य प्रणाली की सुदृढ़ता का कारण था, तो क्या इसकी सुदृढ़ता का कारण रहा, तो वो था आपका मनसबदारी प्रणाली, क्योंकि इसी के वजह से ये कभी कमजोर नहीं हुआ। मनसबदारी प्रणाली ने मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान की तथा इसी प्रणाली के कारण मुगलों के साम्राज्य का विघटन भी आरंभ हुआ, क्योंकि 1575 ईस्वी में अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं, बुलंद दरवाजा बनवाया गया था, तो आप सबको पता है कि बुलंद गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो फतेहपुर सीकरी में है। किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। कब बनवाया था? तो ये था गुजरात विजय कब हुई थी? आपकी 1573 में। ये आगरा से कितना दूर है? तो ये आगरा से 43 किलोमीटर फतेहपुर सीकरी में स्थित है। हिंदू और फारसी स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। किसका है? इसमें हिंदू भी है और फारसी भी है। स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। उदाहरण होने के कारण इसे भव्यता के द्वार के नाम से भी जाना जाता है। एक चीज और याद रखने की है कि इसको किस नाम से भी जाना जाता है, तो वो आपका भव्यता के द्वार। ठीक है, भव्यता का द्वार। इसके भव्यता के कारण इसे भव्यता के द्वार के नाम से जाना जाता है। इसके पूर्वी तोड़न पर फारसी में शिलालेख अंकित है और जो 1601 में दक्कन पर अकबर की विजय का उल्लेख है। यह जो है 73 पॉइंट क्या था 60 मतलब 73.63 मीटर ऊंचा है। वह 35 मीटर चौड़ा लाल बलुआ पत्थर से बना है, जिसे सफेद संगमरमर से सजाया गया है। ताजमहल का निर्माण किसकी याद में करवाया गया था? तो वो हमारी मुमताज की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया गया था। और इसकी बात करें तो ये आपका 1653 ईस्वी में आगरा में करवाया गया था, क्योंकि इसमें क्या था 22 वर्ष लगे तथा 9 करोड़ रुपए की लागत लगकर ये तैयार हुआ था। ये क्या है? सफेद संगमरमर का बना हुआ है। जो बारिश की जो बूंदें हैं, यानी जो आपकी बारिश कराई जाती है, यानी आपकी जो बारिश कराई जाती है उसको क्या बोलते हैं, अभी याद नहीं आ रहा। इसका जो येलो रंग है वो अम्लीय वर्षा के कारण हो गया है, और अम्लीय वर्षा को क्या कहा जाता है? इमारतों का कुष्ठ रोग कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा। इसी के कारण क्या हुआ है, ताजमहल का येलो कलर पड़ गया है। येलो कलर का पड़ना ही क्या कहा जाता है? इमारतों का कुष्ठ रोग कहा जाता है, अम्लीय वर्षा को। ठीक है, यहाँ पे आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो अगर लाल किले की बात हो तो यहाँ पे जहांगीर भी है। जहांगीर ने भी लाल किले का निर्माण करवाया है, दिल्ली का। ठीक है, दिल्ली का लाल किले का निर्माण जहांगीर ने करवाया है। कब करवाया है? आपका 1648 में। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन ज्यादातर सबको मार्क्स देकर जाते हैं। करवाया है। तथा आगरा का किला यानी आगरे का किला का निर्माण अकबर ने करवाया है। जो दोनों ही ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, तो वो हमारा है 1573 में। ठीक है, अगर 1573 की बात हो तो अकबर ने करवाया है, और 1600 आपके 68 की बात हो तो किसने करवाया है? शाहजहां ने करवाया है। नेक्स्ट चलते हैं, लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा शाहजहां ने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, और अकबर ने भी।
ब्रिटिश काल में पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर, जब वे खेतों में काम करते थे। यानी पूरे साल पढ़ाया जाता था, बट जब फसल पक जाती थी तो फसल की कटाई के लिए उन्हें छोड़ दिया जाता था। ये होता था ब्रिटिश काल में। कोई निश्चित शिक्षण संस्थान नहीं होता था। इस समय मौलवी या पंडित जी अपने निवास स्थान पर ही बच्चों को शिक्षा प्रदान करते थे। ठीक है, इसलिए खेतों में जब काम होता था तब बच्चों को छोड़ दिया जाता था। कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा है? तो आपको सबको पता है, नाना साहब ने क्या करा था, खुद को पेशवा घोषित कर दिया था। नाना साहब का मूल नाम क्या था? तो याद रखना, मूल नाम पूछा जाता है तो मूल नाम है आपका धोतू। ठीक है, धोदू पंत। धोदू पंत क्या है? नाना साहब का मूल नाम है। इनका जन्म की बात की जाए तो 19 मई 1824 बिट्टूर में हुआ था। बिट्टूर में ही रानी झांसी बाई का भी जन्म हुआ है, याद रखिएगा। रानी झांसी बाई का मायका कहाँ है? वो हमारा है बिट्टूर। ठीक है, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने नाना साहब को अपना दंतक पुत्र स्वीकार किया था, और पेशवा के 28 जनवरी 1851 में निधन के पश्चात नाना साहब ने खुद को भी पेशवा घोषित कर दिया। स्वतंत्रता संग्राम में नाना साहब ने कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था। कहाँ से नेतृत्व किया था नाना साहब ने? तो वो कहा था आपका कानपुर से। लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? तो आपका जो राइट आंसर है, यानी किसके नेतृत्व में, तो वो हमारा मुर्शीद कुल खान। ठीक है, मुर्शीद कुल खान के नेतृत्व में क्या हुआ था, जो बंगाल है वो धीरे धीरे अलग होता गया। 18वीं सदी में मुर्शीद कुल खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे क्या हुआ, मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। भारतीय प्रांतों में आपका संपन्नता की दृष्टि से बंगाल का स्थान महत्वपूर्ण था। 1717 में बंगाल का सूबेदार मुर्शिद कुली खान को बनाया गया। मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी क्या करा था, ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दी थी, जिसको मकसूदाबाद भी कहा जाता है। मुर्शिदाबाद को कहा जाता है मकसूदाबाद। ठीक है, तो जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा मुर्शीद कुली खान। इसने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ कर दी, मकसूदाबाद या फिर आपका मुर्शिदाबाद कर दी। मुर्शीद कुली खान अपने नाम पर इसने रखा था मुर्शिदाबाद, ध्यान रखिएगा। मुर्शीद कुली खान को मृत्यु के बाद उनका दामाद सुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बनाया। ठीक है, इनकी मृत्यु के बाद कौन बनाया गया बंगाल का नवाब? वो था सुजाउद्दीन को। नेक्स्ट चलते हैं, आपका है कटंगा के गौड़ राज्य के संबंध में निम्नलिखित खतरों में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो आपको याद रखना है कि यह एक समृद्ध राज्य था। ठीक है, यह क्या था, समृद्ध राज्य था। इसने जंगली हाथियों को पकड़कर और उनको दूसरे राज्य में निर्यात करके धन कमाया था। ठीक है, गौर से याद रखिएगा, गढ़ कटांग। ठीक है, हाथी को बेचकर धन कमाने वाला। ठीक है, इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। तो इन्होंने क्या करा था, दूसरे राज्य में भेजते थे और उससे कम धन कमाते थे। नेक्स्ट चलते हैं, खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? तो आपका बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि खालसा पंथ अपने आप में काफ़ी लंबे टाइम तक चलने वाला पंथ बना। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो वो था हमारा गुरु गोविंद सिंह ने की थी। खालसा पंथ की स्थापना सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने की थी। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने की थी। ठीक है, गुरु नानक ने क्या करा है, सिख धर्म की स्थापना की है। याद रखिएगा, ये भी काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपका सिख धर्म की जो स्थापना है वो किसने की थी? गुरु नानक ने की थी। और बात करें जबकि गुरु अंगद ने क्या करा था, गुरु लिपि को रखा था। गुरु अंगद ने क्या रखा है, गुरु लिपि की स्थापना, यानी गुरु लिपि जो लिखते हैं ये लोग। गुरु लिपि क्या है, इनकी लिपि है जैसे हिंदी की देवनागरी लिपि है,
उर्दू की फारसी लिपि है, अंग्रेजी की क्या है आपकी रोमन लिपि है। इसी तरह आपकी जो सिखों की लिपि है वो हमारी गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो अंगद ने किया था। गुरु तेज बहादुर ने आनंदपुर साहब की स्थापना की थी। अब बच्चे कौन? गुरु तेज बहादुर। तो तेज बहादुर ने क्या करा है? गुरु तेज बहादुर ने वो कहा है आनंद, ठीक है, आनंद से याद रखिएगा, आनंद साहेब की स्थापना की थी। ठीक है, आनंद साहेब की स्थापना किसने की है? गुरु तेज बहादुर ने की है। आपका अहोम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है? तो आपका जो राइट आंसर है वो ये है कि अहोम राज्य कुलों में विभाजित था, इन्हें पाइक कहा जाता था। तो यही कथन इसका असत्य है, जबकि अहोम राज्य क्या था? वर्तमान में असम राज्य कहा जाता है। ठीक है, अहोम की क्या वर्तमान में इसे असम राज्य कहा जाता है और वह राज्य कई कुलों में विभाजित था। यहाँ मुख्यतः भूइयां आपका है राजनीतिक व्यवस्था में समाप्त कर अहोम राज्य की स्थापना की गई थी। यह राज्य व्यवस्था बेगार पर आधारित थी। यह मूलतः आदिवासी थे, परंतु उन्होंने हिंदू रीति रिवाजों को अपनाकर समाज को आपका परिष्कृत किया। पाइक माने होता है पैदल चलने वाले सेना को कहा जाता है, कि हम शुरू में ही बता चुके हैं। पाइक माने होता है पैदल चलने वाले, ठीक है, पैदल चलने वाले सैनिक। नेक्स्ट चलते हैं, आपका है को नबी के रूप में जाने जाते हैं। तो आपके कौन जाने जाते हैं? वो हम मराठा कृषक योद्धा। ठीक है, मराठा भी हों, खेती करने वाले भी हों, योद्धा भी हों, तो उसको कहा जाता है कुणबी। ठीक है, मराठा के कृषक योद्धाओं को कुणबी कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, हैदराबाद के निजाम शाही के प्रवर्तक थे। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा यहाँ पे रहेगा चिन किलचिन खान। ठीक है, चिन चिन याद रखिएगा, डबल चिन है, चिन का चाका स्क्वायर, तो यानी चिन किल आपका है किलचिन खान, जिनको हैदराबाद का निजाम शाही के प्रवर्तक थे। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के शासनकाल में चिन किलचिन खान ने कब करा था? 1724 में। कब? 1724 में क्या करा है? स्वतंत्र हैदराबाद राज्य में निजाम शाही वंश की स्थापना की तथा स्वयं निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की थी। इन्होंने किसकी उपाधि धारण की है? वो हमारी ये निजाम उल मुल्क, यानी निजाम आपका हो जाएगा उल मुल्क की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट चलते हैं, महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय आयु थी। तो आपकी राइट आंसर जो रहेगा वो थी हमारी 57 वर्ष, यानी 57 वर्ष थी। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु वर्ष कब हुई है? आपकी 1500 आपकी 97 यानी 1597 में हुई थी। इस कारण महाराणा प्रताप का जीवन काल जो रहा वो 57 वर्ष रहा। ठीक है, जन्म कब हुआ? 1540 में, याद रखिएगा। मृत्यु कब हो गई आपकी? जन्म कब हुआ? ऐसे याद रखिए, जन्म कब हुआ? वो रहा 1540, और मृत्यु कब हो गई उनकी? तो वो था हमारा 1597। तो टोटल हमारी कितनी हो गई आयु? 57 वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं, भक्ति आंदोलनों में किसका योगदान नहीं था? तो आपका जो नहीं है वो हमारा बाबर का, मीराबाई का है, कबीरदास का, एकनाथ का भी है, याद रखिएगा। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन कौन से हैं? कबीर, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, रामानंद, बल्वाचार्य और एकनाथ, याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं, महाराष्ट्र में संत आपका है तुकाराम ने किस पंथ की स्थापना की थी? तो उन्होंने तुकाराम ने किसकी की थी? तो वह है वारकरी। ठीक है, वारकरी की स्थापना की थी। संत तुकाराम महाराष्ट्र के प्रमुख समाज सुधारक थे। इन्होंने महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय की स्थापना की थी। नामदेव, तुकाराम, एकनाथ और आपका है वारकरी आपका है संप्रदाय के प्रमुख संत थे। ठीक है, याद रखिएगा। आपके कौन कौन से हैं? नामदेव, तुकाराम, एकनाथ और वारकरी।
ठीक है। बरकरी कौन है ये? बरकरी संप्रदाय के प्रमुख संत थे, जो बरकरी संप्रदाय है उसके। निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति संत कृष्ण का उपासक नहीं है? तो कौन सा भक्त है, तो जो भक्ति संत है जो कृष्ण का उपासक नहीं है, तो वो हमारा है रामानंद। ठीक है। मीराबाई उपासक थी, बलवाचार्य उपासक थे, सूरदास उपासक थे। तो अगर उपासक कौन नहीं है तो वो हमारा रामानंद। भगवान कृष्ण की उपासना करने वाले लोग कृष्ण भक्त कहे जाते हैं, जिनमें सूरदास, मीराबाई, बलवाचार्य थे। जबकि रामानंद कौन थे? राम के उपासक थे। रा से राम और रा से रामानंद, याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं। संत नाम पंथ के संस्थापक थे, तो आपका जो राइट आंसर रह जाएगा वो हमारा है गुरु घासीराम। ठीक है। सतनाम, याद रखना सतनाम। अभी हमने पढ़ा था वो कौन सा पंथ था, तो वो था बारकरी। ठीक है। वारकरी संप्रदाय के कौन थे, तो वो थे तुकाराम। और बात करते हैं आपकी इसका सतनाम पंथ के, तो वह है गुरु घासीराम। ठीक है। सतनाम पंथ की स्थापना गुरु काशीराम के द्वारा की गई थी। इनका जन्म कब हुआ था? 1756 में छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर के समीप गिरोधरपुर गांव में हुआ था। ठीक है। गिरोधपुर गांव में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। मराठा शासक शिवाजी का जन्म हुआ था, तो वो हमारा राइट आंसर जो रहेगा वो हमारा 1627 ईस्वी। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? छत्रपति शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई तथा पिता का नाम शाहजी भोसले था। ठीक है। याद रखना, जीजाबाई माता का नाम, पिता का नाम शाहजी भोसले था। शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। तो राजनीतिक गुरु कौन थे ये आप देख लीजिए, क्योंकि देख के अधिक याद होता है। तो वो हमारा है कौंडदेव। ठीक है। कौंडदेव थे। नेक्स्ट चलते हैं। संत दादू की मृत्यु किस स्थल पर हुई थी? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है नारायण। ठीक है। क्योंकि ये स्थल नजर नहीं आ रहा, बट स्थल है, क्योंकि कब हुई थी? 1603 में राजस्थान के अजमेर के समीप नारायण नामक स्थान पर हुई थी। ये कहाँ है? अगर राजस्थान भी आ जाए तो भी ऑप्शन सही होगा। ठीक है। क्योंकि राजस्थान के समीप कौन है? अजमेर के समीप, राजस्थान के अजमेर के समीप नारायण नामक स्थान पर हुई थी। नेक्स्ट चल दे। आपका जाम्भोजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये काफी इम्पोर्टेंट सेशन है। तो वो हमारा है पीपासर में। ठीक है। कहाँ हुआ था? तो वो हमारा है पीपासर में। बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक संत आपका है जाम्भोजी को गुरु जाम्भेश्वर भगवान भी कहा जाता है। इनको जाम्बोजी को कहा जाता है जामेश्वर भगवान। ठीक है। जाम्भे आपका स्वर भगवान भी कहा जाता है। ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? 1451 में हुआ था। राजस्थान के नागौर जिले के समीप आपका है पीपासर गांव में हुआ था। इनका मकबरा राजस्थान के नागौर जिले में है। इनका मकबरा कहाँ है? राजस्थान के नागौर जिले में है। नागौर जिले में क्या है? इनका मकबरा है, जो कहाँ पे है? राजस्थान में ही है। नेक्स्ट चलते हैं। काफी इंपोर्टेंट सेशन है और क्वेश्चन इसमें से आना ही आना निश्चित है, क्योंकि मुगल साम्राज्य में इतना कुछ हो चुका है कि उससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। फकीर अजुद्दीन, दीवान मोतीराम, क्लाउड अगस्त कोर्ट के संबंध में समान हैं। तो ये किस तरह समान है? तो आपको बताना है। यह महाराजा रणजीत सिंह के अधिकारी और कर्मचारी थे। जो भी नाम ऊपर दिए गए ये कौन थे? महाराणा रणजीत आपका रणजीत के सिंह के अधिकारी और कर्मचारी थे। फकीर अजीबुद्दीन तथा दीवान मोतीराम राजा रणजीत सिंह के प्रतिनिधि थे तथा आपका अगस्त क्लाउड एक फ्रांसीसी सैनिक था जो रणजीत सिंह की सेना को प्रशिक्षित करने का कार्य करता था। इस प्रकार तीनों महाराजा रणजीत सिंह के अधिकारी या कर्मचारी हैं। आपका है राणा संगा संबंधित है, तो आपका वो है मेवाड़ से। ठीक है। राणा संगा कहाँ से है? मेवाड़ से संबंधित है।
1527 में खानवा का युद्ध राणा संगा एवं बाबर के मध्य लड़ा गया था 1527 में, ठीक है, जिसमें राणा संगा पराजित हुआ और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को पराजित किया गया था। तो कब किया गया था? वो अफगानों ने, ठीक है। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को पराजित किया था, तो वो करा था अफगानों ने। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1761 में पानीपत यानी हरियाणा के मैदान में अहमद शाह अब्दाली अफगान एवं मराठों के बीच लड़ी गई थी। इस युद्ध में मराठे बुरी तरह से परास्त हुए थे। इस युद्ध ने यह निर्णय कर दिया कि मराठे अब भारत में शासन नहीं कर सकते। तो ऐसा कौन सा युद्ध था जिसने यह निर्णय किया कि मराठे भारत में शासन नहीं कर सकते? तो वो था पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761, ठीक है। तो इसी ने यह निश्चित कर दिया था। यह हुआ किन किन के बीच था? पानीपत जगह कहाँ है? हरियाणा में। यह अहमद शाह अब्दाली जो अफगान का था और मराठों के बीच हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। मध्यकालीन भारत में मंदिरों को के केंद्र के रूप में माना जाता है। तो जो मंदिर थे उन्हें किन केंद्रों के रूप में माना जाता है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारे सांस्कृतिक गतिविधियों, जो आज भी यही माना जाता है, जितनी भी सांस्कृतिक गतिविधियां हैं वो मंदिरों में ही ज्यादातर संपन्न करी जाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं। बंगाल में डॉट डॉट प्राय उन व्यक्तियों अथवा समूहों द्वारा मंदिरों अन्य धार्मिक भवनों का निर्माण कराया गया जो शक्तिशाली बन गए थे। तो क्या आंसर है इसमें? तो वे है अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी धर्मपरायणता घोषित करने तथा अनुयायी बनने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या कराया गया था? बंगाल में बंगाल में इतना सब कराया गया था। तो आपका राइट आंसर जो रहेगा वो सी रहेगा, क्योंकि बंगाल में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी धर्मपरायणता घोषित करने तथा अनुयायियों बनाने के लिए लोगों के द्वारा मंदिरों और धार्मिक भवनों का निर्माण कराया गया था, ताकि वे शक्तिशाली बने रहें। आज भी यही होता है कि कोई भी संस्था हो, कोई भी समुदाय हो, वो क्या चाहती है? अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ें, जिससे क्या होगा, हम और ज़्यादा विशाल और विस्तृत समुदाय में बन सकें और बट सकें। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, तथा साइड में जो बेल आइकन है ना उसे प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि हम जब भी लाइव सेशन लाएं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके तथा आप लाइव सेशन में भी जुड़ सकें। तो अभी तक के लिए बस धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जो ये PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की अगर लिंक की बात करें तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप वीडियो में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।